हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। एमएड फर्स्ट सेम की क्लासेस हम कर रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। बाकी शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि मैं पहले बोलती नहीं थी शेयर करने के लिए, लेकिन अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि भूल चुके हो ना। तो भाई शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, या फिर कलीग्स जो भी आपके ग्रुप बने हुए हैं एमएड के, उनके साथ कीजिए। चाहे आप किसी को जानते हो ना जानते हो, बस ग्रुप में आपको वीडियो डाल दिए ताकि और लोग भी देख सकें तो फिर जुड़ सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। अब क्लास थोड़ी सी बढ़ा दी है हमने। कल भी 1 घंटे की क्लास हुई थी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाके देख लेना। कल हमने फिलॉसफी की क्लास की थी, तो फिलॉसफी की भी 3 यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई हैं। बस उसमें इज्म बचते हैं सारे, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये सारे इज्म मैं एक बार में करा दूंगी। ठीक है, आज हम कंप्लीट यूनिट 3 करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी करेंगे, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को करेंगे, गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर मॉडल पढ़ेंगे, और पियाजे नॉन पियाजे पर्सपेक्टिव। इसमें ये आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं कि पियाजे के क्या पर्सपेक्टिव है, जो पियाजे के अपोजिट है उनके क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है, स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी हम पढ़ेंगे, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी हम पढ़ेंगे, वाइगोत्स्की पढ़ेंगे, ब्रूनर पढ़ेंगे, गार्डनर पढ़ेंगे। यानी सारी थ्योरी आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो मे भी 1 घंटे की क्लास हो जाए, 1 घंटे से ज़्यादा भी जा सकते हैं, जितनी भी जाएगी। टाइम तो देखते नहीं है, जब कराती हूँ तो मैं कंटिन्यूसली बोलती जाती हूँ। बस आप लोगों को सुनना है, कान में लीड लगानी है। स्पीड ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, कम लगे तो ज़्यादा कर लेना। एक बार में नहीं देख सकते तो 2 बारी में देख लेना, 3 बारी में देख लेना, क्योंकि बहुत बार चीज़ें बोदर कर जाती हैं कि भाई हम पक चुके हैं, अब नहीं देख सकते। और तो बहुत बार ऐसा भी होता है, और आपके साथ नहीं सभी के साथ होता है, क्योंकि थ्योरी है भाई, बहुत क्या कर सकते हैं, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। इसकी 2 यूनिट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमने साइकोलॉजी पढ़ लिया है, एजुकेशन साइकोलॉजी कंप्लीट कर लिया। और मेथड्स में 1-2 मेथड्स बचते हैं इसके। जो मेथड्स हैं ये तो मैंने कराए हुए हैं, लेकिन 1-2 मेथड और पूछे गए हैं, वो रहते हैं। वो मुझे किसी ने याद दिलाया था, तो वो मैं करा दूंगी आपको, तो उसके लिए बेफिक्र रहें। बाकी साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट 2nd यूनिट हमने कर लिया। डेवलपमेंट क्या होता है, इसके कंसेप्ट पढ़ लिए, स्टेजेस पढ़ लिए, इसके फैक्टर्स पढ़ लिए जो विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट में हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ लिया है, पियाजे को पढ़ लिया है, वाइगोत्स्की हमने वहां भी पढ़ा था, और आज भी हम वाइगोत्स्की को कर लेंगे। वहां हमने सिर्फ बेसिक 2-4 पॉइंट ही पढ़े थे, लेकिन आज पियाजे को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। सॉरी, पियाजे नहीं, वाइगोत्स्की। अफेक्टिव डेवलपमेंट हमने पढ़ लिया था, वहां पे एरिक्सन की थ्योरी हमने कर लिया, कोहलबर्ग हमने कर लिया, एटीट्यूड और इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया है। हैविंगहर्स्ट की थ्योरी पूछी जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चीजें पूछी जाती हैं उन पे मेरा फोकस ज्यादा होता है। अब देखो पियाजे की थ्योरी, पियाजे अलग से पूछा जाएगा शॉर्ट में, लॉन्ग में भी पूछ सकता है, लेकिन शॉर्ट में ज्यादा आता है, तो पियाजे नहीं छोड़ के जाना है। एरिक्सन, कोहलबर्ग, ये भी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन हैविंगहर्स्ट की थ्योरी जो है, हैविंगहर्स्ट डेवलपमेंटल टास्क को लॉन्ग में पूछा जाता है, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है। मतलब ये मैं करा चुकी हूँ। अब यूनिट 3 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वैसे तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो, गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर आता है लॉन्ग में, और ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करके आना है। गार्डनर इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गार्डनर और ये गिलफोर्ड का स्ट्रक्चर। गार्डनर पूछा जाता है पूरा 16 नंबर में, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखने की हैं। बाकी जो थ्योरीज हैं वो शॉर्ट में पूछी जाती हैं, ये स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, क्लासिकल, ऑपरेंट। और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो क्वेश्चन को मर्ज कर देता है कि भाई क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों को बताइए और इनके बीच में डिफरेंस बता दिए, कुछ इस तरीके से कर देगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं पीडीएफ पे। पेवलोव्स क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। तो पेवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को दिया था। ठीक है, पेवलोव जो थे एक रूसी शिक्षा शास्त्री थे। 1904 में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था किसके ऊपर, डॉग के ऊपर। ठीक है, बहुत ज्यादा मोटा पेन हो रहा है। ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे ट्रायल्स लिए, डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। कई बार परीक्षणों के दौरान कुत्ते को भोजन मिलने से ठीक पहले धमनी के संपर्क में लाया गया। मतलब ये जो पूरी कहानी है, भाई हमारे घर में कुत्ता होता है, डॉग है, या फिर आसपास के पड़ोस के डॉग हैं, तो हम उसे जो खाना देते हैं, तो खाना जब लेके हम उसके सामने जाते हैं तो उसकी लार ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। तो इसी चीज पे इनका एक्सपेरिमेंट था कि खाना देख के लार कैसे आ रही है, और अगर हम खाने के साथ किसी चीज को एक तरीके से बॉन्ड बना दे, जैसे घंटी है या कोई भी हम ट्यूनिंग निकाल दें, उस ट्यूनिंग के साथ खाना देने लगे, तो फिर कैसे रिएक्ट करेगा डॉग। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये चीजें देखी।
रिकॉर्डेड एन अमाउंट ऑफ द डॉग साल्वेशन, यानी इन्होंने देखा कि कितनी लार उसकी आती है और कब कब लार निकलती है, कितनी बार निकलती है। तो ये सारी चीजें इन्होंने नोट की थी। शुरुआत में जो डॉग है सेलिवेटेड ओनली व्हेन दे शॉ और स्मेल द फूड, यानी शुरुआत में जो डॉग है भाई खाना देख के तो डॉग सबकी लार आएगी, कोई भी कुत्ता हो, चाहे पालतू हो चाहे आवारा कुत्ता हो, तो उसकी भी लार आती है। लेकिन बाद में इन्होंने क्या है उसके साथ एक साउंड जोड़ दी, एक घंटी जोड़ दी कि इसे देख के क्या रिएक्ट करेगा। अब इसे देख के कुछ रिएक्ट नहीं करा कुत्ते ने। तो ये सारी इसी के ऊपर ये पूरा एक्सपेरिमेंट है। आगे पढ़ते हैं कि क्या क्या हुआ। पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप ये हुआ कि भाई भोजन लाया गया डॉग के सामने, तो जब भोजन लाया गया तो उसकी लार टपकी। तो ये क्या हुआ, एक स्वाभाविक हो गया, भाई हमारे अड़ोस पड़ोस के कुत्ते हैं, मैं खाना लेके जाऊं डॉग के लिए तो उसकी लार टपकेगी, यानी अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ। और जो लार टपकी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक था, वो एक नेचुरल चीज थी कि भाई स्वाभाविक उत्तेजना है, कुत्ते की लार आती है खाने को देख के और स्वाभाविक अनुक्रिया करी है उसने। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप समझ गए, अनकंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड रेस्पॉन्स। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, जो नेचुरली ट्रिगर्स अ रेस्पॉन्स विदाउट प्रायर लर्निंग, कि पहले से कुछ भी सिखाया नहीं गया, वो नेचुरली अंदर से आ रहा है ना। जैसे कि हम लोग कुछ भी स्पाइसी देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कोई भी चीज हम देख रहे हो हमारे मुंह में पानी आ जाना, तो वो क्या है, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स है। और जिस चीज को देख के, जिस खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आ रहा है, वो क्या है, अनकंडीशनड स्टिमुलस है। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा तो है नहीं सिखाया जाता है कि बेटा जब खाना आएगा तो तुम्हें अपनी जीभ चटपटी करनी है या ऐसा, है ना। तो जैसे ही कुत्ते ने खाना देखा तो उसने क्या किया, अनकंडीशनड स्टिमुलस किया, यानी स्वाभाविक उत्तेजना। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स क्या होता है, नेचुरल ऑटोमेटिक रिएक्शन। जो ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है खाने को देख के जो रिएक्शन आ रहा है उसे क्या बोलेंगे, अनकंडीशनड रेस्पॉन्स, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, फिर स्टेप सेकेंड है, पेपर के अंदर इसी तरीके से लिखना है। बहुत ही देखो आपकी लाइंस भी भर जाएंगी, कॉपी भर जाएगी और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि इसे लिखने में ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। सेकेंड स्टेप क्या हुआ, घंटी बजाई गई तो कुत्ते की लार नहीं आई। अब हम खाली बाहर जाएं या रोड पे खड़े होके घंटी बजाने लगे तो क्या कुत्ते की लार आएगी, या अपने घर का ही डॉग है, पालतू ही है मान लो, तो उसके सामने हम घंटी बजाने लगे तो क्या उसकी लार टपकेगी, नहीं ना। तो यानी क्या है, अनुकूलित उद्दीपन और नो रेस्पॉन्स, यानी न्यूट्रल स्टिमुलस, कोई भी उद्दीपन नहीं करा उसने, न्यूट्रल रहा उसका रेस्पॉन्स। तो वो स्टिमुलस दैट इनिशिएट डज नॉट एलिसिट एनी स्पेसिफिक रेस्पॉन्स, यानी वो उद्दीपक, वो शुरुआत, वो चीजें, वो प्रतिक्रिया जिससे कोई ऐसा रेस्पॉन्स उत्पन्न ही नहीं हो रहा। जैसे कि बेल बजाई गई तो वो क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस। ठीक है, नो रेस्पॉन्स यानी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया, लार नहीं टपकी, कुत्ते के सामने घंटी बजाई उसने लार नहीं टपकाई। फिर स्टेप थर्ड, मतलब ये सारी चीजें रिपीटेड होती रही। फिर तीसरे स्टेप पे क्या हुआ, मल्टीपल टाइम ये चीजें करने पर घंटी की आवाज और भोजन एक साथ लाया गया। तो ये जब ये दोनों स्टेप को रिपीटेडली करते गए तो तीसरे स्टेप पे जब आए तो इन्होंने क्या कर दिया, अनुबंध कर दिया, यानी इन दोनों को एक साथ क्या कर दिया, जोड़ दिया, घंटी की आवाज को और भोजन को। तो फिर क्या हुआ, घंटी की आवाज बन गई कंडीशनड स्टिमुलस, यानी जिससे लार आ रही थी, और भोजन क्या हो गया, कंडीशनड रेस्पॉन्स। इन दोनों को जोड़ दिया गया, फिर कुत्ते की लार टपकी। यही चीज इन्हें करनी थी, यही चीज इन्हें देखनी थी। पहले तो ये खाली घंटी बजा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, फिर इन्होंने भोजन को घंटी के साथ जोड़ दिया और मल्टीपल टाइम ये रिपीट किया, तो वो क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था, फिर वो स्वाभाविक में बदल गया। समझ गए। तो कंडीशनड स्टिमुलस क्या होता है, प्रीवियसली न्यूट्रल स्टिमुलस दैट एसोसिएट विद द एलिसिट आ रेस्पॉन्स, यानी दैट एसोसिएट विद फूड। तो वो जब फूड के साथ कोई भी न्यूट्रल स्टिमुलस को जोड़ा गया तो वो क्या कहला गया, कंडीशनड स्टिमुलस। स्टेप थर्ड है ये। कंडीशन रेस्पॉन्स क्या है कि लर्न रेस्पॉन्स टू द कंडीशनड स्टिमुलस, यानी सेलिवेशन इन द रेस्पॉन्स टू द बेल, यानी बेल को देख के अब कुत्ते की लार आ रही है, तो वो क्या है, कंडीशनड रेस्पॉन्स है। स्टेप 4 क्या हुआ कि अगली बार खाली भी घंटी बजा रहे हैं तब भी कुत्ते की लार टपक रही है। डॉगी की जो लार है, जो सेलिवेशन है, वो कंटिन्यूअसली हो रहा है घंटी की आवाज से भी। तो अब इन्होंने घंटी को क्या बना दिया, कंडीशनड स्टिमुलस बना दिया, और ये क्या हो गया, कंडीशनड रेस्पॉन्स। ठीक है, यही एक्सपेरिमेंट है। देखो अब अगर पिक्टोरियल फॉर्म में देखना है तो ऐसे देख लो कि पहले क्या था, अनकंडीशनड स्टिमुलस था खाना, भाई स्वाभाविक है, नॉर्मल नेचुरल चीज है कि खाने को देख के कुत्ते की लार आ रही है। फिर खाली बेल बजाई,
तो बैल क्या थी, न्यूट्रल स्टिमुलस, कुत्ते ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो देख रहा है कि क्या चल रहा है, क्यों बजा रहे हैं, है ना, तो उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। फिर इसके साथ ये मतलब ये रिपीटेड होता रहा। फिर उसके बाद इन्होंने बैल को खाने के साथ जोड़ दिया। जब बैल खाने के साथ जुड़ गई तो इसके माइंड से एक सिग्नल आया, इसने सोचा कि बैल बजेगी और खाना आएगा, तो ये इसका अनकंडीशनड रेस्पॉन्स था, यानी अब ये नेचुरल बन चुका है। अब इसके दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी है कि बैल बजेगी और खाना आएगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या किया, खाना तो दिया नहीं गया, खाली बैल बजाई गई, तो बैल बजाई गई तो यानी कुत्ते की लार आई, यानी वो इसका कंडीशन रेस्पॉन्स था, वो सीख चुका था कि बैल बजेगी और खाना आएगा। तो फिर बैल से ही लार आ रही थी, चाहे खाना भी ना जाए तो खाली बैल बजने पे भी क्या है, डॉगी सेलिब्रेट कर रहा था। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इस तरीके से करना है। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है, कुछ भी मीट, पाउडर या जो भोजन था, फूड था, ठीक है। अनकंडीशनड रेस्पॉन्स यानी सेलिब्रेशन। न्यूट्रल स्टिमुलस कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बैल थी, जब तक वो फूड से उसे जोड़ा नहीं गया, खाने के साथ जब तक बैल को जोड़ा नहीं गया तब तक तो वो न्यूट्रल थी, उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं था। कंडीशनड स्टिमुलस जब बैल को खाने के साथ जोड़ दिया। कंडीशनड रेस्पॉन्स जब खाली बैल बजने से भी सेलिब्रेशन हो रहा था, ठीक है। अभी एक प्रोसेस, इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन की प्रतिक्रिया क्या है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है एक्यूजेशन है, ये मैं अंडरलाइन करना भूल गई, पर कोई बात नहीं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं ना। हाँ, तो एक्यूजेशन यानी एक्वायर करना, अधिग्रहण करना। तो जब कुत्ते ने पहली बार पता चला कि घंटी की आवाज क्या इंगित करती है कि भोजन आ रहा है, जब बैल से पता चल रहा है कि भोजन आ रहा है, तो उसकी लार आनी शुरू हो गई। तो इस व्यवहार को उसने क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया, ठीक है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन यानी उद्दीपक सामान्यकरण। जब कुत्ता घंटी की आवाज और किसी अन्य ध्वनि के बीच अंतर करने में असमर्थ था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि कब बैल बज रही है, कब खाना आ रहा है, बस ये समझ रहा था कि बैल बजेगी और खाना आएगा। तो यानी वो एक सामान्यकृत व्यवहार दिखा रहा था, सिंपल व्यवहार दिखा रहा था कि भाई उसके दिमाग ने तो यही सिग्नल दिया कि बैल बजेगी और खाना आएगा। तो ये क्या था, उद्दीपक सामान्यकरण। स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, जब कुत्ता अंतर समझने लगा, अंतर करने में वो सक्षम हो गया, वो सोचने लगा अच्छा ये मेरे साथ ये खेल रचा जा रहा है, तो वो किस ध्वनि में भोजन आएगा और किस ध्वनि पर भोजन नहीं आएगा, यानी उसने पहचान लिया। मानो चम्मच बजाने लगे, कटोरी चम्मच, तो कुत्ता समझ चुका था कि बैल बजेगी तो ही खाना आएगा, यानी वो उसने डिफरेंशिएट करना सीख लिया, डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो तदनुसार लार होगा तो उसने उद्दीपक भेदभाव क्षमता विकसित की। फिर लास्ट में क्या है, एक्सटिंक्शन। जब काफी टाइम तक ना बैल बजी और ऐसे ही खाना मिल रहा था, तो भाई सभी भूल जाते हैं, वो इस चीज को भूल चुका था। तो जब कुत्ते का लार का व्यवहार धीरे धीरे कम हो गया, तब उसने महसूस किया कि भोजन और घंटी की आवाज दो अलग अलग चीजें हैं, चीजों के रूप में बार बार समय अंतर में प्रस्तुत की जाती है। यानी वो समझ चुका था कि ये गेम चल रहा है, बैल का खाने के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वो भूल चुका था उस ट्यूनिंग को, उस घंटी को। नेक्स्ट पॉइंट है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, बट आफ्टर अ वीक दोबारा से बैल बजा दी उन्होंने, कुछ दिन तक तो बजाई नहीं, फिर दोबारा से बजाई गई तो उसने दोबारा से रिकवरी कर ली। दोबारा से एक हफ्ते बाद फिर अचानक घंटी की आवाज से उसके मुंह से लार आने लगी, ठीक है। तो ये क्या था, प्रोसेस था। ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हम इसे एजुकेशन में कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं, तो भाई हम एक पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि बच्चे को लालच देके, एक प्लीजेंट स्टिमुलस देके, जैसे कि बच्चे की प्रशंसा कर सकते हैं, उसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, उसे रिवार्ड दे सकते हैं, कोई भी टॉफी, चॉकलेट या कोई भी गिफ्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है, एसोसिएटिंग अ वेलकमिंग क्लासरूम एटमॉस्फेयर विद एक्टिव पार्टिसिपेशन। इससे फायदा क्या होगा, अगर हम बच्चों को रिवार्ड दे रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, एनकरेजमेंट, उसे प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे क्या है, सीखने का जो जुनून है वो बढ़ेगा। सेकंड क्या है, बच्चे के अंदर जो डर है, जो फोबिया है, वो खत्म होगा, ठीक है। बिहेवियर उसका मॉडिफाई होगा, उसकी जो हैबिट्स हैं, रूटीन्स हैं, उनमें भी चेंज आएगा। तो टीचर क्या कर सकता है, इस तरीके की रूटीन कर सकता है, उन्हें जोड़ सकता है किसी भी एक्टिविटी के साथ, जैसे कि खेल खेल में पढ़ाना। अब कोई ऐसी एक्टिविटी टीचर करा रहा है कि जैसे कोई चैप्टर याद करने के लिए दिया है, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी टीचर ने कराई कि उस एक्टिविटी के साथ क्या है, बच्चे चीजें याद करने लगी। तो इससे क्या है, रिंगिंग अ बेल टू सिग्नल अ ट्रांजिशन टू डिफरेंट सब्जेक्ट। देखो ये एग्जाम्पल भी सही है। अब बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं किसी पीरियड में और बेल बजी है, तो तुरंत क्या करेंगे, टीचर कहेगा कि क्लोज योर बुक्स एंड ओपन अदर सब्जेक्ट, या कुछ भी बोलेगा। तो वो क्या है कि बेल के सिग्नल से वो क्या है, उनका माइंड एकदम से चेंज कर सकता है। एड्रेसिव डिसरप्टिव बिहेवियर, यानी
जो बेकार व्यवहार है उसे कम कर सकता है बच्चों का, रिवार्ड देके या कोई भी अटेंशन उन्हें देके। जनरलाइज लर्निंग यानी टीचर स्टूडेंट टू अप्लाई कंसेप्ट लर्न इन वन कंटेक्स्ट टू अदर सिचुएशन, यानी एक जगह सीखी हुई चीज दूसरी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो मैं यहाँ पे ना, ये मैंने स्पेस तो छोड़ दिया लेकिन मैं यहाँ लिखना भूल गई, ये क्या सिली मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे स्किनर की थ्योरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग भी सही कर लेना, अपने नोट्स में यहाँ पे हेडिंग डाल लेना। वैसे तो पता चल रहा है जब आप रीड करेंगे तो, भाई छोटे बच्चे तो है नहीं, आप लोग खूब बड़े हो रहे हैं, पता तो चल ही जाएगा कि स्किनर की थ्योरी यहाँ से शुरू हो रही है ना। स्किनर की थ्योरी पढ़ते हैं। स्किनर 1948 इन्होंने स्टडीड ऑपरेंट कंडीशनिंग बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग एनिमल्स, यानी इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ रहे थे, शास्त्रीय अनुबंधन। अब क्या पढ़ेंगे? ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ेंगे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस पे? चूहे पे, किस पे? रैट पे। और इसमें चूहे को किस चीज में रखा? एक बॉक्स के अंदर, जिसे क्या बोला जाता है? स्किनर बॉक्स बोला जाता है। तो उस बॉक्स के अंदर चूहे को रखा, उसमें एक हत्था था कि अगर उस बॉक्स के बाहर खाना रख दिया, कुछ इस तरीके की गोली रख दी जिससे कि चूहा खा सके, लेकिन उस बॉक्स में एक हत्था था जिसके दबाए जाने के बाद चूहे को वो गोली मिल जाती। मतलब इस तरीके का प्रोसेस किया गया था कि अगर उससे हत्था दब गया तो गोली उसे मिल जाएंगी, यानी खाना उसे मिल जाएगा। प्रारंभ में चूहे ने बहुत सारी बारी करी, बहुत सारे ट्रायल करे, ट्राई करता रहा, सूंघने और खरोचने जैसी बहुत सारी उसने क्रियाएं की, लेकिन कोई भी काम नहीं करी। लेकिन अचानक से क्या हुआ? जैसे इत्तेफाक होता है ना, तो इनमें से किसी ने भी भोजन प्राप्त करने में मदद नहीं मिली। किसी समय चूहे का गलती से क्या होगा? हत्थे से टकरा गया उसका हाथ और खाना उस तक पहुंच गया, यानी एक तरीके से इत्तेफाक से खाना अंदर आ गया। तो चूहे ने क्या है? बहुत सारी कोशिश करी, तो उसे जो खाना मिला, वह भूखा चूहा था, तो खाना उसके लिए एक तरीके से रिवार्ड का काम किया। वो रिपीटेडली इसी चीज को करता रहा और उसे खाना मिलता रहा, तो खाना उसके लिए एक तरीके से क्या था? रिवार्ड था। ठीक है, देखो इस तरीके से स्किनर का बॉक्स था और बाहर ये खाना रखा गया था और ये लीवर था कि लीवर प्रेस करना है और खाना अंदर आ जाएगा। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग दैट एम्फेसाइज हाउ बिहेवियर इज शेप्ड एंड मेंटेन बाय इट्स कंसीक्वेंसेस, यानी कैसे हम किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को शेप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी डील्स विद वॉलंटरी बिहेवियर एंड रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, यानी इसके अंदर दो ही चीजें हमें देखने के लिए मिलेंगी, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट, कि कैसे रीइंफोर्समेंट से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं और कैसे पनिशमेंट से किसी भी चीज को शेप दे सकते हैं, किसी का व्यवहार बदल सकते हैं। ठीक है, तो की कंसेप्ट क्या है इस थ्योरी के? रीइंफोर्समेंट। अब रीइंफोर्समेंट क्या होता है? पुनर्बलन होता है। रीइंफोर्समेंट एक तरीके से अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो किसी को शाबाशी देना। किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया और उसे हम पीठ थपथपा के कह रहे हैं वाह बेटा बहुत अच्छा काम किया है, या कोई भी A to Z एक्टिविटी हम इस तरीके की करें कि उसे पुनर्बलन मिले, उसे रीइंफोर्समेंट मिले। तो स्टिमुलस और इवेंट दैट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ बिहेवियर, यानी अगर हम किसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं, किसी को पुनर्बलन दे रहे हैं, किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं, तो उसका बिहेवियर क्या होगा? और अच्छा हो जाएगा। और अगर उसने कोई अच्छा काम किया होगा तो अगली बार वो कोशिश करेगा कि और अच्छा काम करे। अब जैसे कि एक एग्जांपल के लिए, जैसे आप अपनी क्लास में टॉप करें, टॉप करने से होगा तो कुछ नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आपके हाथ में बहुत सारे पैसे आ जाएंगे या पैसों की बारिश होगी, नहीं, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपको क्या है? एक रीइंफोर्समेंट मिलेगा। अगर आपको सब आपकी तारीफ कर रहे हैं, सब आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आपको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उसी तरीके से फिर दोबारा और मेहनत करेंगे। तो वो क्या होता है? रीइंफोर्समेंट होता है। अब रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है? किसी को रिवार्ड देना उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे, तो ये हो गया पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? कि पुनर्बलन तो दे रहे हैं लेकिन नेगेटिव तरीके से दे रहे हैं, जैसे कि रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू एनकरेज अ बिहेवियर, या जैसे कि किसी को होमवर्क दे रहे हैं और उस होमवर्क को कम कर दिया जाए। अगर किसी ने टाइम पे काम पूरा कर दिया तो उसका होमवर्क घटा दिया जाए। ठीक है, ये है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट क्या होता है? पनिशमेंट यानी जो किसी के व्यवहार को कम कर दे, या फिर कोई भी अच्छा काम करने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं अगर पनिशमेंट मिलता है। तो स्टिमुलस और इवेंट दैट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। अब ये पनिशमेंट भी दो तरीके का होता है, यानी एक तरीके से दंड जो होता है ना, वो भी एक तो हल्के वाला दंड होता है कि बस कुछ बोला और जाने दिया। दूसरा दंड क्या होता है? कि कुटाई करना,
पिटाई करना ठीक है। तो पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, गिविंग एक्स्ट्रा वर्क फॉर मिसबिहेवियर। किसी ने कोई बदतमीजी करी, कोई भी गलत काम किया, क्लास में मिसबिहेव कर दिया, तो उसे क्या है, ज्यादा काम दे दिया कि तुम्हें कल से ये वाला काम फालतू करके आना है, ठीक है, मैथ के 10 सम और फालतू करने हैं, ज्यादा करने हैं। नेगेटिव पनिशमेंट क्या होता है, टेकिंग अवे प्रिविलेजेस फॉर रूल ब्रेकिंग, यानी अगर तुमने कोई भी रूल तोड़ा है तो तुम्हें सख्त कार्रवाई तुम्हारे ऊपर हो रही है, कोई भी इस तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है। एक्सटिंक्शन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच, अब बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी को रीइंफोर्समेंट दे ही नहीं रहे हैं, तो उसका जो बिहेवियर है वो अपने आप ही कम होता चला जाएगा। मानो कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो ना तो हम उसे शाबाशी दे रहे हैं, ना कोई रिवार्ड दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका क्या है, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, बिहेवियर उसका कम होता चला जाएगा उस चीज को लेके, तो ये होता है एक्सटिंक्शन, ठीक है। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी, कब देना चाहिए, तो दो तरीके का रीइंफोर्समेंट होता है। एक तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कि तुम बराबर किसी को पुरस्कार दिए जा रहे हो कि हर साल कोई भी अच्छा काम किया बच्चे ने, क्लास में छोटी क्लास का बच्चा है, हर साल उसे टॉप करने पे रिवार्ड मिल रहा है, तो ये होता है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कभी कभी दे दिया, कभी कभी देने का मतलब है कि उसका बिहेवियर भी मेंटेन रहेगा और रीइंफोर्समेंट भी दिया जाएगा, तो ये होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। शेपिंग क्या होता है, किसी के बिहेवियर को एक तरीके से शेप देना, टारगेट करना। एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है इसकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग की, तो बिहेवियर रीइंफोर्समेंट इन द क्लासरूम, क्लासरूम में किसी के बिहेवियर को पुनर्बलन देना कि भाई टीचर उसे क्या कर सकता है, रिवार्ड दे सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है, जिससे कि उसका बिहेवियर और भी अच्छा रहे, वो बच्चा पंक्चुअल रहे, अटेंटिव रहे और पार्टिसिपेट करे, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, प्रेजिंग अ स्टूडेंट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क और टाइम टू एनकरेज द हैबिट, कि बच्चे की प्रशंसा करना कि वाह बेटे तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है और टाइम पे काम कर लिया है, तो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट है। नेक्स्ट है प्रमोटिंग डिजायर्ड बिहेवियर, अगर हमें किसी का बिहेवियर या कोई भी मोटिवेशन उसका बढ़ाना है तो हम उसे कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली रीइंफोर्समेंट देते रहेंगे, पुनर्बलन देते रहेंगे। कुछ उसका बेकार व्यवहार है तो उसे पनिशमेंट भी थोड़ी बहुत दे सकते हैं, तो जिससे कि उसका बिहेवियर ठीक हो जाए। शेपिंग कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, अगर बिहेवियर कोई भी गलत है, कुछ भी गलत है, टीचर कैन यूज शेपिंग टू टीच कॉम्प्लेक्स टास्क, कैसे, कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं, कोई भी चीज दे रहे हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ के समझा सकते हैं, है ना। यूज ऑफ फीडबैक, फीडबैक का काम कर सकते हैं कि कोई भी काम करा है तो हम फीडबैक दे सकते हैं, इमीडिएट फीडबैक दे सकते हैं कि मैथ की एक्सरसाइज की है तो या उसने सही की है, कुछ भी इस तरीके से कोई भी उसे फीडबैक दे सकते हैं। मेंटेनिंग बिहेवियर, और अगर हम कंटिन्यूअसली उसे रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, पार्शियल रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, तो उसका बिहेवियर जो है मेंटेन रहेगा। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी हर बच्चे पे हमें पर्सनलाइज्ड रीइंफोर्समेंट देना है, हर किसी को रीइंफोर्समेंट देने की कोशिश करनी है ताकि हर बच्चा आगे बढ़ सके। इसके आलोचना क्या है, लिमिटेशन क्या है, कि इसका ज्यादा फोकस किस पे था, बिहेवियर को ऑब्जर्व करने पे, ना कि को इंटरनली काम नहीं करा। अगर हम बाहर से किसी को रिवार्ड देते रहेंगे, पुरस्कार देते रहेंगे, तो बच्चा पुरस्कार के लिए ही काम करेगा, उसका इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो आंतरिक प्रेरणा है वो कम हो जाएगी, है ना। तो बहुत बार रिवार्ड ना भी दें और बिहेवियर अच्छा होता रहे तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है भाई। अब ये हिंदी में आ गया। नेक्स्ट है गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी, यानी गिलफोर्ड का बौद्धिक संरचना सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा करके आई थी मैं, लास्ट ईयर पेपर में आया था। क्या करना है आपको इसके अंदर, देखो आगे अगर पेपर के अंदर ये पूछा जा रहा है तो ये क्यूब बना के आनी है आपको, क्यूब ऐसा नहीं, ऐसे सिंपल क्यूब बना देना, इस तरीके से बना देना। इस तरफ तो कंटेंट आ जाएगा, इस तरफ प्रोडक्ट आ जाएगा, इस तरफ ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप क्यूब बना सकते हैं पेपर के अंदर, लेकिन कोशिश करें कि अगर पेपर में पूछा जाए तो ये आप बना के आए। पढ़ते हैं एक बार, है ना। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्चुअल थ्योरी, तो जेपी गिलफोर्ड जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिनका जन्म हुआ 7 मार्च 1897 में, नेब्रास्का में इनका जन्म हुआ। ये एक साइकोमेट्रिक स्टडीज के लिए जाने जाते हैं।
इस थ्योरी के अंदर इन्होंने डिस्टिंक्ट किया है यानी डिवाइड किया है या एक तरीके से विभेदन किया है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में। कन्वर्जेंट क्या होता है कि किसी सवाल को हमने पूछा और उसका एक ही जवाब दिया गया यानी सीमित सोचना। डाइवर्जेंट क्या होता है, अपसारी यानी एक चीज के कई सारे सॉल्यूशन सुझाना। ठीक है, तो गिलफोर्ड ये मानते थे कि इंटेलिजेंस क्या है, कोई ऐसा नहीं है कि सिंगल एंटिटी है, भाई एक चीज से कोई ना होशियार थोड़ी ना बनता है। इनका मानना था कि बहुत सारी एक्टिविटीज को जब हम कंसीडर करते हैं तभी हम किसी को इंटेलिजेंट मान सकते हैं। तो इन्होंने इसी तरीके से अपना SI मॉडल दिया, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल इन्होंने दिया है। ये जो मॉडल है ये कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस पे आधारित है। उनका तर्क था कि बुद्धिमत्ता कई बौद्धिक क्षमताओं से बनी होती है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हमारे अंदर बहुत सारी होती हैं। तो इन्होंने पहले 120 मॉडल बताए थे, फिर जैसे ये थ्योरी अपडेट हुई फिर इन्होंने 180 मॉडल इसके बताए थे। ठीक है, जो इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल दिया था उसमें इन्होंने सारी मेंटल एबिलिटीज वर ऑर्गेनाइज अलोंग यानी इन्होंने 3 वर्ड दिए थे, कंटेंट, ऑपरेशन और प्रोडक्ट। इन 3 वर्ड के अंदर इन्होंने पूरा मॉडल प्रेजेंट किया था। जो मॉडल प्रेजेंट किया था, रिप्रेजेंट किया था, वो क्यूब की फॉर्म में था। उसके अंदर 3 डायमेंशन थी जिसमें 180 यानी 180 स्पेसिफिक एबिलिटीज को कंसिडर किया गया है। पहला क्या है, कंटेंट। कंटेंट क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं के लिए इस्तेमाल की गई जानकारी का प्रकार। सेकंड है ऑपरेशन यानी मानसिक प्रक्रियाओं के प्रकार। प्रोडक्ट क्या है, किसी भी चीज का परिणाम या आउटपुट। यहां तक समझ आया। अब देखो कंटेंट क्या है, अब हम कैसे सीखते हैं, विजुअल देख के भी सीखते हैं, सुन के भी सीखते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में सीखते हैं, किसी वर्ड का सेंटेंस के मीनिंग के द्वारा सीखते हैं और बिहेवियरल फॉर्म में सीखते हैं। प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट यानी कोई भी चीज है, किसी चीज का आउटपुट है, उसे यूनिट्स में डिवाइड करेंगे, क्लासेस में देखेंगे, उसके रिलेट करेंगे एक दूसरे से, सिस्टम्स में देखेंगे, ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे और इंप्लाई करके भी देखेंगे। ऑपरेशंस क्या है, ऑपरेशन यानी किसी चीज का मूल्यांकन करना। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एक तरीके से सोचना, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन अलग अलग तरीके से चीजों को प्रोड्यूस करना, मेमोरी याद करना, कॉग्निशन किसी चीज को एक तरीके से कॉग्नाइज करना। तो यही इसके अंदर है। हमें 3 डायमेंशन दी गई हैं। कंटेंट यानी रेफर्स टू द टाइप और फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और मटेरियल दैट द माइंड प्रोसेस, हमारा माइंड किसी भी कंटेंट को कैसे प्रोसेस करता है। तो बहुत बार हम देख के सीखते हैं, तो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू विजुअल इमेजेस और रिप्रेजेंटेशन। बहुत बार हम सुन के सीखते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्रू साउंड यानी हमारे माइंड तक कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे जाती है, तो देख के भी जाती है, सुन के भी जाती है, सिंबल्स के फॉर्म में जाती है। एब्स्ट्रैक्ट और सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन लाइक नंबर्स और लेटर्स। सीमेंटिक यानी मीनिंग बेस्ड इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट यानी अर्थ आधारित कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी कंसेप्ट, वो इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर, कंटेंट के अंदर। क्या आता है कंटेंट के अंदर, विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक। ऑपरेशन क्या है, मेंटल प्रोसेस, रिफर्स टू द मेंटल प्रोसेस यानी वो मानसिक प्रक्रिया या ऑपरेशन जो कि यूज टू मैनिपुलेट और हैंडल द कंटेंट यानी कंटेंट को मैनिपुलेट करने का काम करती है, हैंडल करने का काम करती है। जैसे कि कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है, किसी चीज को समझना या किसी इंफॉर्मेशन का प्रोसेस होना हमारे दिमाग के अंदर, है ना। कॉग्निशन यानी सोचना, समझना, विचारना, इमेजिनेशन करना, ये सारी चीजें। मेमोरी क्या होती है, याद करना, रिकॉल करना, बार बार हम किसी चीज को रिकॉल कर रहे हैं, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं किसी इंफॉर्मेशन को। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, एबिलिटी टू जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशंस और आइडियाज। वही मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में इसलिए बताती हूँ आपको ताकि आप ध्यान में रखें कि भाई मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा और आप उसके 10 जवाब बता रहे हैं, तो यानी मल्टीपल सॉल्यूशन किसी भी चीज के जनरेट करना। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि ब्रिंग टुगेदर मल्टीपल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यानी कन्वर्जेंट में सिंगल आंसर ही सोचा जाता है लेकिन कोशिश कर सकते हैं। इवैल्यूएशन क्या होता है, किसी चीज को जज करना है, किसी भी इंफॉर्मेशन का मूल्यांकन करना अपने ब्रेन के अंदर, अपने मेंटल प्रोसेस में, अपनी मानसिक प्रक्रियाओं में। ट्रांसफॉर्मेशन यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना, अल्टर करना, उसकी जो योग्यता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोडक्ट क्या है, refers to the form in which the result of the operation और content are expressed यानी जो हमने कंटेंट या ऑपरेशन पढ़ा है उसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम यूनिट्स में कर सकते हैं कि बेसिक एलिमेंट्स और कंपोनेंट में तोड़ के,
क्लासेस में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी क्लासेस यानी वर्ग में वर्गीकृत कर सकते हैं, ग्रुपिंग्स में, कैटेगरीज ऑफ एलिमेंट। रिलेशन, एक चीज का दूसरे चीज से रिलेट करके हम चीजों को समझ सकते हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। सिस्टम्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इनटू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ट्रांसफॉर्म यानी चेंजेस मेड टू एलिमेंट और रिलेशनशिप। इम्प्लीकेशन यानी प्रेडिक्शन लगाना या किसी चीज के कंक्लूजन को डेराइव करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफॉर्म करना। हिंदी में आप देख सकते हैं कि सामग्री है, सामग्री का पहला क्या है, दृश्य, श्रव्य, प्रतीकात्मक और सामान्यार्थ। संचालन क्या है, संज्ञान, स्मृति, विविध सोच, संगठित सोच, मूल्यांकन और रूपांतरण। उत्पाद के क्या है, यूनिट, वर्ग, संबंध, सिस्टम, रूपांतरण, निहितार्थ। आपको थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है कहीं और, आप अगर ये थ्योरी देखेंगे तो एक दो नाम ऊपर नीचे मिल जाएंगे आपको। की फीचर क्या है, अगर हम इस थ्योरी को इवेल्युएट करें तो यानी इन्होंने माना है कि जो इंटेलिजेंस है वो एक सिंगल फैक्टर नहीं है, एक सिंगल कारक नहीं है, वो क्या है, वो कलेक्शन है बहुत सारी कोग्निटिव एबिलिटीज का, जो मानसिक क्षमताएं होती हैं उन सब का एक कलेक्शन है। तभी तो हम इतनी सारी चीजें पढ़ के आए, यानी हमारा दिमाग कोई एक तरीके से होशियार नहीं होता, ये एक काम नहीं करता, वो क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। हम डाइवर्जेंट भी सोच सकते हैं, हम कन्वर्जेंट भी सोच सकते हैं, यानी हम किसी चीज को एक तरीके से भी सोच सकते हैं या किसी चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस या मल्टीपल आंसर्स भी सुझा सकते हैं। 180 फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं इस थ्योरी के अंदर, और वो डिवाइड कैसे किए, थ्री डायमेंशन के अंदर डिवाइड किए हैं। कौन कौन से, कंटेंट, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, कंटेंट, प्रोडक्ट और ऑपरेशन। अब है स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी। स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ट्रायर्किक थ्योरी को बोला है। कहीं आपको ट्रायर्किक थ्योरी मिल सकता है, कहीं आपको स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी बोल सकता है। स्टर्नबर्ग क्या है, इंसान का नाम है, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने थ्योरी दी है ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, यानी त्रिध्रुव साइज, इसे हिंदी में बोलते हैं, देखना पड़ेगा हिंदी का, तो तृतीयक या त्रिध्रुव बुद्धिमत्ता सिद्धांत इसे हम बोलते हैं। इंग्लिश की तरफ चलते हैं, मेरा टच इंग्लिश से ज्यादा रहता है, वैसे मैं हिंदी भी कवर करते हुए चलती हूँ। अब तो मैं स्टार्टिंग जब हुई थी तब तो मुझे हिंदी में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब नहीं होती है। तो ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस 1980, ये थ्योरी सजेस्ट, ये सेम वही बात है पीछे वाली, तो पीछे वाली में 180 प्रोडक्ट उन्होंने दिए थे और 3 डायमेंशन के अंदर बांटा गया था। लेकिन इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल आइडेंटिटी नहीं है, यानी एक एबिलिटी या एक योग्यता से आप होशियार घोषित नहीं होते हो, आपके अंदर क्या है, अलग अलग एबिलिटीज होनी चाहिए। तो इसी तरीके से इन्होंने 3 एबिलिटी, 3 कंपोनेंट बताए हैं। कौन कौन से, कि एक तो होती है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, यानी आप किसी चीज का विश्लेषण करके देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं चीजों को। एक होती है क्रिएटिव एबिलिटीज, यानी दूसरों से कोई चीज आप यूनिक कर रहे हैं। एक होती है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी आप प्रैक्टिकली चीजों को अप्लाई करके देख रहे हैं। तो स्टर्नबर्ग डिफाइन ह्यूमन इंटेलिजेंस एज द कॉग्निटिव एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, टू रीजन वेल, टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। यानी स्टर्नबर्ग ने डिफाइन किया है कि इंटेलिजेंस क्या है, एक कॉग्निटिव संज्ञानात्मक क्षमता है जो हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, चीजों को देखते हैं। इसके अंदर रीजनिंग इन्वॉल्व है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नॉलेज, मेमोरी, सक्सेसफुल एडेप्टेशन टू वन सराउंडिंग, यानी इसके अंदर तर्क है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज है, नॉलेज है, मेमोरी है, और हम सक्सेसफुली किसी भी चीज को, किसी भी एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इंटेलिजेंस, हाउ वेल एन इंडिविजुअल डील्स विद एनवायरनमेंट चेंजेस थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन, यानी इनका मानना है कि बुद्धि वो है कि हम नए एनवायरनमेंट में जाते हैं, अपने आप को वहां डाल लेते हैं, तो हम पूरे जीवन इस तरीके से ही एनवायरमेंटल चेंजेस से डील करते रहते हैं, कोई भी इंडिविजुअल हो। अब पेपर के अंदर क्या करके आना है, ट्रायर्किक थ्योरी इस तरीके से लिखना है, और कॉम्पोनेंशियल सब थ्योरी, एक्सपीरियंशियल और कंटेक्चुअल, ठीक है, या फिर एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, ये इसके ही नाम है, ठीक है। आगे अब पढ़ेंगे तो ये नाम भी आपको पता चल जाएंगे। जो एनालिटिकल या कॉम्पोनेंशियल, इसके 3 कंपोनेंट हैं, 3 के 2 हैं, मेटा कंपोनेंट और नॉलेज एक्विजिशन। क्रिएटिव के कौन से हैं, क्रिएटिव का मतलब ही नोवेल्टी होता है, नोवेल्टी यानी कुछ भी नवाचार करना, कुछ भी नया करना, कुछ भी यूनिक करना, ऑटोमेशन। प्रैक्टिकल के क्या है, एडेप्टेशन, यानी किसी भी जगह, किसी भी एनवायरनमेंट में हम जा रहे हैं तो चीजों को एडेप्ट करना या अपने आप को वहां के हिसाब से ढाल लेना, वहां की सिचुएशन को एडेप्ट कर लेना। सिलेक्शन और शेपिंग, ये इसके पॉइंट है, सॉरी। फर्स्ट है कंपोनेंट और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्या हो गया गले में।
Componential or analytical intelligence refers to ability, components and analyze things for problem solving, यानी चीजों को एनालाइज करना ताकि हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके। कोई भी समस्या हमारे सामने आ रही है तो एनालिटिकल इंटेलिजेंस वो बुद्धिमत्ता होती है जिसमें हमारे अंदर ये योग्यता होती है कि हम चीजों को एनालाइज करके और किसी भी समस्या का समाधान कर सकें। इट रिफर्स टू द क्या हो गया? ठीक है। इट रिफर्स टू द इंटरनल मैकेनिज्म यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एनालिटिकल इंटेलिजेंस के अंदर इन्वॉल्व्स हैं टास्क दैट रिक्वायर अ हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव एफर्ट्स, यानी भाई अगर हमें हमारे सामने कोई भी समस्या है, हम उसे देख के सोल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे एफर्ट्स जो हैं वो बहुत हाई लेवल के होने चाहिए, यानी हमारी बुद्धि बहुत हाई लेवल की होनी चाहिए। जैसे कि मैथ की कोई भी प्रॉब्लम है या मैथ का कोई भी क्वेश्चन है, उसे हम स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा सोल्व कर रहे हैं या फॉर्मूला लगा के कोई भी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं और सोल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा हाई लेवल ऑफ कॉग्निशन चाहिए, यानी हम उच्च तरीके से सोच सकें। एनालिटिकल इंटेलिजेंस और एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इसके 3 कंपोनेंट है, मेटा कंपोनेंट, परफॉर्मेंस कंपोनेंट एंड नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट क्या है? इसी का एग्जीक्यूटिव पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है अदर 2 कंपोनेंट को। दे कंट्रोल एंड मॉनिटर द कोग्निटिव प्रोसेस, यानी जो हमारा संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसे ही ये कंट्रोल करता है और उसे ही मॉनिटर करता है। ये टेल द परफॉर्मेंस कंपोनेंट व्हाट टू डू, यानी ये हमारे दिमाग को बताता है, अच्छा मैंने कोई भी क्वेश्चन देखा मैथ का तो मेरे दिमाग में एक सिग्नल रिलीज होगा, जो कोग्निटिव प्रोसेस है वो बताएगा कि भाई मुझे ये क्वेश्चन कैसे करना है। फिर उसके बाद उस क्वेश्चन में मैं जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगी, यानी अटेंशन दूंगी, कोडिंग करूंगी, मेमोरी करूंगी। फिर उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन हेल्प्स इन एक्वायरिंग नॉलेज एंड यूजेस डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर इट, यानी जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया है इसी तरीके से मैं उस नॉलेज को एक्वायर करूंगी, दूसरे सिचुएशन में भी मैं उसे यूज कर सकती हूँ। ठीक है। सेकेंड, एक्सपीरियंशियल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल यानी न्यू वेज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय एंगेजिंग इन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी किसी भी एक समस्या का कोई नया तरीका सुझाना। कोई भी समस्या हमारे सामने आई और हमने उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन न निकाल के अलग अलग तरीके के सॉल्यूशन हमने सोचे कि भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कोई भी नया तरीका हम निकाल के लेके आए। डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं कि एक ही समस्या के बहुत सारे सॉल्यूशन सुझाना। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैथ का कोई भी क्वेश्चन है उसे अलग अलग तरीके से करना। इसमें प्रायर नॉलेज यूज होती है और एक्सपीरियंस यूज होता है। भाई हम ऐसे ही थोड़ी ना किसी क्वेश्चन को हम 10 तरीके से कर देंगे, हम जब भी तो करेंगे जब हमने पहले से बहुत सारी चीजें सीख रखी होंगी, तभी तो हम उसे प्रायर नॉलेज, हमारी प्रायर नॉलेज होती है जो पहले हमने सीख रखा है या पहले जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसी के कारण हमें नए नए आइडियाज आएंगे और हम प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकेंगे। इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, ऑटोमेशन और नोवेल्टी। ऑटोमेशन क्या है? सम एस्पेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आर ऑटोमेटेड, दे डू नॉट रिक्वायर मच अटेंशन, एफर्ट और एनर्जी, दे कैन रन पैरेलल टू अदर प्रोसेस, यानी ऑटोमेटिक कोई भी फॉर्मूला लगाया क्वेश्चन कर दिया। नोवेल्टी क्या है? कुछ भी नए तरीके से करना, कोई भी नया आइडियाज उसके अंदर लगाना, कुछ भी यूनिक करना कि जैसे दूसरा कर रहा है ऐसे मैं ना करूं, कोई भी नोवेल्टी उसमें यूज करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? बता देना जब वीडियो खत्म हो तो बता देना कि समझ आया नहीं आया। थर्ड है कंटेक्चुअल और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी प्रैक्टिकली चीजों को देखना। तो ये रिफर करता है एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन टू फंक्शन इफेक्टिवली इन लाइफ, यानी अपने जीवन में या प्रैक्टिकली हम कैसे चीजों को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी एक तरीके से कॉमन सेंस के बेस पे। इसे हम स्ट्रीट स्मार्ट भी कह सकते हैं, बीइंग हाई भी कह सकते हैं और कॉमन सेंस भी कह सकते हैं। बहुत बार चीजें हम अपनी कॉमन सेंस से भी ठीक कर लेते हैं, तो उसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, यानी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमारी कोई भी समस्या है तो उसमें अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और कॉमन सेंस से कोई भी समस्या से फट आराम से निकल जा रहे हैं, है ना। तो ये वह योग्यता होती है जिसमें अंडरस्टैंड एंड डील विद एवरीडे सिचुएशन, यानी रोज की जो सिचुएशन है, रोज की जो इवेंट है, उन्हें हम सक्सेसफुली कर सके, समझ सके और उन सिचुएशंस को टैकल कर सकें और उनसे डील कर सकें। ये वो योग्यता होती है जिसमें हम चीजों को एडेप्ट करते हैं, एडेप्ट यानी अनुकूल कर लेते हैं, अपने आप को उस चीज में ढाल लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्चुअल रिक्वायरमेंट, कि जिस संदर्भ में हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, जिस जगह पे हम रह रहे हैं, वहां के अनुसार अपने आप को ढाल लेना और अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हैंडल करना। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, एडेप्टेशन है, शेपिंग है और सिलेक्शन है। एडेप्टेशन वही मैंने बताया कि अपने आप को किसी भी सिचुएशन में, किसी भी नए एनवायरनमेंट में, नए वातावरण में ढाल लेना, वो क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है।
शेपिंग किसी चीज को आकार देना, यानी व्हेन वन चेंजेस वंस एनवायरमेंट अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वायरमेंट, जैसे कि कोई पर्सन में ट्राई टू चेंज द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयर और इम्पेस द सिलेक्शन, यानी अपने ही एम्प्लॉयर्स को क्या करना, उनका एटीट्यूड चेंज करना या फिर किसी को इम्प्रेस करने के लिए कोई भी चेंज आना। सिलेक्शन क्या होता है? सिलेक्शन इज डन व्हेन अ कंप्लीटली न्यू एनवायरमेंट इज रिप्लेस्ड विद द ओल्डर इनइफेक्टिव वन, यानी किसी भी नए एनवायरमेंट को क्या कर दें हम, रिप्लेस कर दें किसी दूसरे एनवायरमेंट से। जैसे कि कोई भी पर्सन है वो एक कोई भी नया कोर्स करे पुराने वाले को छोड़ के, जैसे आप लोग हैं, वो आप लोग नहीं, आप तो एमएड में आ गए, बीएड का कोई भी बच्चा है, उसने सोचा कि भाई अब तो नई पॉलिसी आ गई है, प्राइमरी से बाहर निकाल दी गए हैं, तो बीएड छोड़ के और वो किसी प्राइवेट सेक्टर में चला जाए। या फिर कोई लड़की है बीएड छोड़ के उसने क्या कर लिया, पार्लर सीख लिया, मेकओवर बन गई वो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना, सिलेक्शन करना, एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को माइग्रेट कर लेना, ट्रांसफर कर देना। होपफुली समझ आ गया होगा। क्रिटिसिज्म है लिमिटेशन, यानी आप देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स तो होते हैं, अब इसकी लिमिटेशन है, यानी इसकी भी आलोचना हुई कि भाई इसमें कोई मेजरमेंट टूल नहीं था कि हम किसी की बुद्धि को कैसे माप सकते हैं, तो इसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक मेजरमेंट टूल नहीं था, और इसमें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो थी वो कॉम्प्लेक्स थी। भाई जो रोजमर्रा की जिंदगी होती है, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, तो ये डिफाइन करना डिफिकल्ट था, ये मेजर करना डिफिकल्ट था कि कौन प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में कितना होशियार है ना। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है स्टर्नबर्ग, अच्छा सॉरी ये तो हो गई, ट्रायर्किक थ्योरी तो हमने कर ली है। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है सोशल लर्निंग थ्योरी, जो आपने बीएड में या सीटेट वगैरह में सुनी होगी, जो अल्बर्ट बांडूरा ने दी है। कोई बांडूरा कहता है, कोई बंडूरा कहता है, बंडूरा भी कहते हैं, वैसे अच्छा लगता है बंडूरा कहना भी, मुझे तो बांडूरा भी अच्छा लगता है, बंडूरा भी अच्छा लगता है। तो सोशल लर्निंग थ्योरी को हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहते हैं, इसे सोशल कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये अल्बर्ट बंडूरा ने दी है, जो जिनका जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1925 में। ये कैनेडियन थे, यानी कनाडा के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो थ्योरी है वैसे तो 1977 में दी है, लेकिन 1986 में इसका नाम बदल के इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी की जगह इसको सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोल दिया था, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग जो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो होती है वो एक इस तरीके की लर्निंग है जहां हम किसी भी बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी नए बिहेवियर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। बंडूरा ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, बोबोडोल एक्सपेरिमेंट 1961 में। यही बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इनका सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था, इसी के ऊपर सारी स्टोरी है। अब इसे भी पढ़ते हैं आगे। बंडूरा फेमस बोबोडोल एक्सपेरिमेंट इन 1961 वर यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द इम्पैक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, यानी इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया था कि किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं तो उसका हमारे व्यवहार पे क्या फर्क पड़ता है। अब इस एक्सपेरिमेंट में देखो, 2 बच्चों को वीडियो दिखाई गई, पढ़ के ही करते हैं। इन एक्सपेरिमेंट बंडूरा ने 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप में बच्चों को एक वीडियो दिखाई जिसमें एग्रेशन चल रहा था, यानी एक बेबी डॉल थी, बोबो डॉल थी, उसे वो पीट रहे थे, उसे वो पंच कर रहे थे, हिट कर रहे थे, मार रहे थे, घुसे बजा रहे थे उसमें। दूसरे ग्रुप को एक वीडियो दिखाई गई जिसमें उस टॉय के साथ, उस खिलौने के साथ, उस बोबो डॉल के साथ बच्चे खेल रहे थे। 2 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप को तो पूरा गुस्से वाली वीडियो दिखाई गई जिसमें मारपीट हो रही थी, और एक ग्रुप को दिखाया गया कि बच्चे बोबो डॉल के साथ क्या कर रहे हैं, बहुत ही प्यार से खेल रहे हैं। तो इसमें क्या देखो, ये पिक्चर में भी आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के बाद बच्चों को एक रूम के अंदर रखा गया और वहां उन्हें एक बोबो डॉल दी गई, खिलौना दिया गया। और दूसरे ग्रुप को क्या है, दूसरे ग्रुप को भी ऐसे रखा गया। तो जिन बच्चों ने सिंपल वीडियो देखी थी, यानी ये देखा था कि बोबो डॉल को वो प्यार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या उसके साथ खेल रहे हैं, तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन जिन्होंने एग्रेसिव वीडियो देखी थी उन्होंने उसी तरीके से वो एग्रेशन ऑब्जर्व किया और वो ही एग्रेशन यूज किया, ठीक है। ये इसका मतलब कहने का तात्पर्य ये है, जैसे अगर रियल लाइफ में देखा जाए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे फोन में शॉर्ट्स देख रहे हैं, कुछ भी वीडियो देख रहे हैं, तो अगर वो गलत वीडियो देखते हैं तो उनके दिमाग पे वो गलत ही ऑब्जर्व करते हैं, गलत चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी बेस पे ये थ्योरी है ऑब्जर्वेशनल थ्योरी। 4 एलिमेंट्स इन्होंने ऑब्जर्वेशनल थ्योरी के दिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। अटेंशन, यानी मस्ट पे अटेंशन टू द बिहेवियर ऑफ अदर्स, यानी दूसरे के बिहेवियर पे अटेंशन पे करना। रिटेंशन क्या है कि दिमाग में रिप्रेजेंटेशन बना लेना, जो भी आपने ऑब्जर्व किया है अपने दिमाग में चीजें सेट कर लेना। रिप्रोडक्शन क्या है
कि जो तुमने अपने दिमाग में सेट किया है, स्टोर्ड मेमोरी इनटू एक्शन, यानी उसे एक्शन में लेके आना। जैसे कि बच्चों ने वो छोटी सी क्लिप देखी और फिर उन्हें कमरे के अंदर बंद किया गया, तो उन्हें जो डोल दी गई उन्होंने वहां पे वो एक्शन रिप्रोड्यूस कर दिया। मोटिवेशन क्या है? मस्ट बिलीव द स्किल इज यूजफुल और इंपॉर्टेंट, यानी अपने कौशल्स पे क्या करना, विश्वास रखना। आप इस तरीके से एग्जाम के अंदर फिगर बना के आ सकते हैं कि अटेंशन पहला प्रोसेस है, दूसरा रिटेंशन, पहले चीजों का अटेंशन यानी ध्यान से देखना, फिर रिटेन करना, फिर रिप्रोड्यूस करना और देन मोटिवेट रहना। ठीक है, यानी अगर हम नेगेटिव चीजों को छोड़ के पॉजिटिव चीज देखें तो हम पॉजिटिव चीज पे क्या करेंगे, पहले ध्यान देंगे, फिर उसे रिटेन करेंगे अपने दिमाग में, फिर उस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे, अपने एक्शंस में लेके आएंगे और फिर मोटिवेट करेंगे। ठीक है, बंडूरा ने रीइंफोर्समेंट को दो तरीके से क्लासिफाई किया है, वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट यानी इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट और सेल्फ रीइंफोर्समेंट जिसे डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट बोला गया है। वाइकेरियस रीइंफोर्समेंट क्या है? एक तरीके का पुनर्बलन है जिसमें इंडिविजुअल ऑब्जर्व करता है दूसरे इंडिविजुअल को और दूसरे को रीइंफोर्स करता है। जैसे क्लास में टीचर जो है बच्चे को रीइंफोर्समेंट करता है कि भाई बच्चे को बोलता है कि तुम्हें इस बच्चे की तरह पढ़ना है, इस तरीके से कुछ भी। सेल्फ रीइंफोर्समेंट क्या है? कि खुद को ही मोटिवेट कर रहे हैं, कि वे पुनर्बलन जो इंडिविजुअल जिसमें खुद को ही चीजें प्रोवाइड करता है, खुद को ही सेल्फ सेटिस्फेक्शन देता है, खुद पे ही प्राइड फील करता है, ये होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। कि कोई हमें कह नहीं रहा पढ़ने के लिए, लेकिन हम पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे दिमाग में इमेज बन रही है कि हमें क्या चीजें करनी है, तो ये होता है सेल्फ रीइंफोर्समेंट। एक वर्ड और दिया है इन्होंने, रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म, यानी बंडूरा ने बताया कि जो हमारा ओवरऑल व्यवहार है वो कैसे डिटरमाइन होता है। वो तीन फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं, एक तो पर्सनल फैक्टर और एक हमारा वातावरण और एक हमारा व्यवहार। ठीक है, एजुकेशन में हम इसे कैसे इम्प्लाई कर सकते हैं? तो बच्चे क्या हैं, कीन ऑब्जर्वर का होते हैं किसी भी चीज के, तो बच्चों को वही चीज दिखाई जानी चाहिए जो उनके फायदे की हो। तो दे विल इमिटेट टीचर्स एंड पेरेंट, दे शुड बी द रोल मॉडल, यानी बच्चे क्या हैं, ऑब्जर्व करते हैं किसी भी इंसान को या किसी के तौर तरीकों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें वो टीचर्स को इमिटेट करते हैं और पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं और वो ही उनके रोल मॉडल होते हैं। तो एजुकेशन में भी इम्प्लाई हो गई, यानी बच्चे क्या हैं, ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरी भी ऑब्जर्वेशन ही है। सोसाइटी शुड रिसोर्ट टू द वेरियस डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग मीडिया वायलेंस एज चिल्ड्रन ऑब्जर्व एंड इमिटेट व्हाटएवर इज अवेलेबल टू देम थ्रू वेरियस मीडिया। देखो सोशल मीडिया का मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि बच्चे जो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। आजकल बच्चे देखना नए नए वर्ड बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जो घर में नहीं यूज होती, लेकिन वो बोलते कहाँ से हैं, वो मीडिया में देखते हैं और फिर उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद रिटेन करते हैं, रिटेन करने के बाद रिप्रोड्यूस करते हैं। लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन कैन बी हार्नेस्ड इफेक्टिवली इन क्लासरूम, यानी अगर बच्चा ऑब्जर्व करके सीख रहा है तो वो क्लासरूम में इफेक्टिव हो सकती है। जैसे कि क्लासरूम के लिए इफेक्टिव कैसे, अब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है तो उन्हें प्रदर्शन करके पढ़ा सकता है, कोई भी वीडियोस वगैरह या विजुअल एड्स के द्वारा पढ़ा सकता है, या कोई भी वीडियो दिखा के पढ़ा सकते हैं, जिससे कि उनके कंसेप्ट और व्यवहार में बदलाव आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की की थ्योरी हमने पीछे भी पढ़ ली है, लेकिन वो थोड़ी सी ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, अब तरीके से पढ़ लेते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की क्या है, एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने एक एक्सटेंसिव रिसर्च करी कि बच्चे का संज्ञान कैसे विकसित होता है, बच्चा कैसे सोचता समझता है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसी के आधार पर इन्होंने सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। इनका मानना था कि जो बच्चे की सोच है वो समाज का जो नॉलेज है उस पर आधारित है, समाज से अंत्यक्रिया करके या बच्चा इंटरेक्शन के द्वारा ही सीखता है। अंत्यक्रिया यानी बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके, संपर्क में आके, समाज के संपर्क में आके या किसी संस्कृति के संपर्क में आके ही सीखता है। बच्चे अपने रीति रिवाज, कस्टम्स को सीखता है, अपने मूल्यों को सीखता है, अपने बिलीफ्स को सीखता है और लैंग्वेज को सीखता है जो उसकी संस्कृति में यूज होती है। तो कुछ पॉइंट है कि नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय चिल्ड्रन, यानी बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं और बच्चे सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं है, वो समाज से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संदर्भ के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी बच्चा जो है समाज से सीखता है, सामाजिक संदर्भ में सीखता है। संदर्भ का मतलब होता है जहां वो रहता है। लर्निंग लीड्स टू कोग्निटिव डेवलपमेंट, यानी बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा जैसे जैसे सीखता है उसी तरीके से उसका संज्ञान का विकास होता है। कल्चर इसमें मेन डिटर्मिनेंट है, यानी संस्कृति मेन रोल निभाती है किसी भी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में।
और लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट में। ठीक है, वाइगोत्स्की ने एक डेफिनेशन दी है कि सीखना जरूरी है, एक यूनिवर्सल एस्पेक्ट है, प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग कल्चरली ऑर्गेनाइज स्पेशली ह्यूमन साइकोलॉजिकल फंक्शन। ही कंट्राडिक्टेड, इन्होंने पियाजे की थ्योरी पे मतलब पियाजे के और इनके थॉट अपोजिट रहे थे। पियाजे ने कहा था कि पहले विकास होता है फिर बच्चा सीखता है, इन्होंने कहा पहले बच्चा सीखता है फिर उसका विकास होता है। अब इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। एमकेओ होता है मोर नॉलेजेबल अदर, और जेडपीडी क्या होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती क्षेत्र शायद इसे बोलते हैं। स्कैफोल्डिंग को बोलते हैं पार्ड, कुछ और भी बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर। देखो हिंदी में चलते हैं, अगर हिंदी ट्रांसलेशन अच्छी हुई होगी तो। हाँ, स्कैफोल्डिंग को एक तरीके से सहारा भी बोलते हैं अगर सिंपल शब्दों में बोला जाए तो। निकटवर्ती क्षेत्र, निकट विकास का क्षेत्र। निकट विकास का क्षेत्र जेडपीडी को बोलते हैं, और इसके फोल्डिंग को कुछ और भी बोलते हैं। चलो भाई आगे। ठीक है, तो इन्होंने 3 वर्ड दिए हैं, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग और एमकेओ। तो लेवल फर्स्ट अगर देखा जाए, थोड़ा सा रफ कर देती हूँ। लेवल फर्स्ट, प्रेजेंट लेवल ऑफ डेवलपमेंट, इट स्टेट दैट व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। यानी पहला लेवल अगर देखा जाए कि बच्चा खुद से जो कर पा रहा है, इंडिपेंडेंटली जो कर पा रहा है। दूसरा लेवल क्या है, पोटेंशियल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, कि बच्चा टीचर की हेल्प से, यहाँ टीचर भी आ सकता है, पेरेंट्स भी आ सकता है, लेकिन टीचर को ध्यान में रखा जाता है क्योंकि टीचर हमें चीजें सिखाते हैं। तो टीचर की हेल्प से बच्चा क्या कर पा रहा है, तो यानी इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, जेडपीडी बोलते हैं। तो जेडपीडी स्टेट दैट द रोल ऑफ टीचर इज नेसेसरी फॉर चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट ये कहता है कि टीचर का रोल बहुत ही जरूरी है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में। पहले मैं जेडपीडी बता दूं कि बच्चा जो खुद से कर पा रहा है, जो इंडिपेंडेंटली कर पा रहा है, और फिर उसके बाद जो थोड़ी सी हेल्प मिली, हेल्प करने के बाद जिस लेवल तक पहुंच पा रहा है वो क्या है, बच्चा किसी लेवल तक पहुंच गया। मानो साइकिल चला रहा है बच्चा, साइकिल चलाने सीख रहा है, तो पहले उसे साइकिल चलानी नहीं आ रही, फिर उसने साइकिल चलानी सीख ली, सीखने में उसकी मदद करी उसके पापा ने। तो पहले वो साइकिल चलानी नहीं चला पा रहा था साइकिल, फिर उसके बाद वो साइकिल चलाना सीख गया। तो साइकिल चलाना नहीं आ रहा था उसे और साइकिल चलाना सीख गया, तो इसके बीच का जो ये क्षेत्र है, इसके बीच का जो ये गैप है, ये ही जेडपीडी कहलाता है। ये जोन कहलाता है। क्या जोन कहलाता है कि इस जोन में बच्चे का कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ। होपफुली समझ आया होगा। और जो साइकिल चलाने में उसके पापा या उसके घर के या उसकी मम्मी या उसके टीचर्स या कोई भी चीज है, कोई भी उसे मदद कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, एमकेओ हो गए, यानी उन्हें नॉलेज है इसलिए वो हेल्प कर पा रहे हैं। और जो हेल्प दी जा रही है, जो टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है, उसे बोला जाता है स्कैफोल्डिंग। क्या बोला जाता है, स्कैफोल्डिंग, यानी हल्का सा सहारा दे दिया। अब देखो देसी भाषा में बताती हूँ, जैसे मैंने स्कूटी चलाना सीखी, तो पहले मैं स्कूटी बिल्कुल नहीं चला पा रही थी क्योंकि मैंने कभी साइकिल नहीं चलाई थी। तो मैं बस से जाया करती थी स्कूल, मतलब हमारी बस आती थी, तो मैं साइकिल कभी यूज नहीं कर पाई। तो मैंने स्कूटी चलानी सीखी, तो मुझे स्कूटी बिल्कुल नहीं आ रही थी चलानी, लेकिन मेरे पापा ने मेरी थोड़ी सी हेल्प करी तो मैं स्कूटी चलाना सीख गई। फिर मुझे ग्राउंड में लेके गए, मैं स्कूटी चलाने लगी। तो पहले मैं बिल्कुल नहीं चला पा रही थी, फिर स्कूटी मैंने बहुत अच्छी सीख ली। तो उसके बीच का जो क्षेत्र है जिसमें मेरा पोटेंशियल डेवलप हुआ, वो जो जोन है वो है जेडपीडी। और मेरे पापा ने मुझे थोड़ा सा सहारा दिया, थोड़ी सी मेरी हेल्प करी, तो जो टेम्परेरी हेल्प है उसे स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। और जो मेरे पापा मेरी हेल्प कर रहे हैं उसे बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। उसमें पापा भी आ सकते हैं, टीचर भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है जो आपको हेल्प दे रहा है, यानी जिसे ज्ञान है, वो कौन है, एमकेओ, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, समझ आ गया होगा। मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है लेव वाइगोत्स्की थ्योरी की, कि ये ज्यादा फोकस किस पे करती है, सामाजिक अंत्यक्रिया पे, कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, सामाजिक अंत्यक्रिया, यानी बच्चा अंत्यक्रिया से सीखता है। वाइगोत्स्की ने इंट्रोड्यूस करा जेडपीडी का कंसेप्ट।
देखो, इनोवेटिव मेटाफर दैट इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग नॉट द एक्चुअल बट द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो उसका पोटेंशियल डेवलप हो रहा है वो क्षेत्र जो है वो जेडपीडी है। वाइगोत्स्की फाउंड इन हिज थ्योरी हाउ कोग्निटिव हायर कोग्निटिव फंक्शंस आर डेवलप्ड विद इन एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ हिजर प्रीवियस एक्सपीरियंस और एन इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड सोशल वैल्यूज, यानी वाइगोत्स्की ने देखा कि बच्चे का कैसे विकास हो रहा है, कैसे उसका जो संज्ञान है वो फंक्शन कर रहा है उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेस पे। इस चीज में क्या चीज प्रभाव करती है, उसका कल्चर और उसके सोशल वैल्यूज अफेक्ट करती हैं। अब 3 तरीके की स्पीच जो है वाइगोत्स्की ने दी है बच्चे की, 3 तरीके की लैंग्वेज बच्चा बोलता है, भाषा के 3 रूप बताए हैं। पहला है सोशल स्पीच विच इज एक्सटर्नल कम्युनिकेशन यूज्ड टू टॉक टू अदर्स, यानी जो बाहरी संचार है जिसका उपयोग दूसरों से बात करने के लिए किया जाता है। 2 वर्ष की आयु में बच्चा जाए मम्मी मुझे दूध दे दो, पानी दे दो, तो वो होती है सोशल स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ एंड सर्व्स अ कॉग्निटिव फंक्शन, यानी प्राइवेट स्पीच होती है कि अकेले कमरे में या अकेला बच्चा बैठा है और छोटा बच्चा है 3 साल का और वो खुद से ही बात कर रहा है, खुद को ही निर्देश दे रहा है कि आज मम्मी ने मुझे इतने पैसे दिए थे, मुझे इनका ये करना था, मुझे ये खाना था, मुझे वहां जाना था, स्कूल का होमवर्क मैंने किया नहीं किया, तो वो होती है प्राइवेट स्पीच। साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, फाइनली प्राइवेट स्पीच अंडरग्राउंड, यानी वो खत्म हो जाती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है साइलेंट इनर स्पीच में। जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तो वो अपने मन मन में बात करता है। ठीक है, 3 तरीके की स्पीच इन्होंने दी है। तो ये हमारी वाइगोत्स्की की थ्योरी होती है कंप्लीट। अब है ब्रूनर्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ब्रूनर की थ्योरी है, जेरोम ब्रूनर, ये भी शॉर्ट में पूछी जाती है, लॉन्ग में नहीं पूछी जाती लेकिन पूछी जाती है। तो जेरोम ब्रूनर जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इन्होंने एम्फेसाइज किया रोल ऑफ लर्निंग, कल्चर एंड एनवायरनमेंट इन शेपिंग द वे चिल्ड्रन एक्वायर नॉलेज, यानी इनका मानना था कि बच्चा जो ज्ञान एक्वायर करता है, जो ज्ञान अर्जित करता है, उसमें उसके सीखने का भी रोल होता है, उसकी संस्कृति का भी रोल होता है और उसके वातावरण का भी रोल होता है। तभी ये सारी चीजें जाके शेप देती हैं किसी भी बच्चे की नॉलेज को। लेकिन उनके जो थॉट थे वो प्याजे से अलग थे। इन्होंने फोकस किया है कि लर्निंग कैन बी गाइडेड एंड स्ट्रक्चर्ड थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड स्कैफोल्डिंग, यानी इनका मानना था कि लर्निंग जो है वो एक्टिव एंगेजमेंट से सीखी जाएगी जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा। तो इन्होंने 3 तरीके से डिफाइन किया है। ब्रूनर ने 3 मोड दिए हैं रिप्रेजेंटेशन के कि हाउ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज इन द ह्यूमन माइंड एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सूचना है, वो हमारे दिमाग में किस तरीके से रहती है, किस तरीके से काम करती है और कैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सारा प्रोसेस इन्होंने बताया है। तो 3 मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन्होंने दी हैं। पहला है इनएक्टिव मोड, यानी एक्शन बेस्ड, जैसे कि बच्चा खेल खेल में सीखता है, फिजिकली कोई भी काम कर रहा है, खुद से करके एक्शन करके वो सीख रहा है। तो लर्निंग एंड नॉलेज आर रिप्रेजेंटेड थ्रू एक्शंस। दिस स्टेज ऑफ टिपिकल ऑफ इन्फेंट्स, इसमें छोटे बच्चे आते हैं जब लर्निंग वो सीखते हैं, लेकिन वो सीखते कैसे, फिजिकल इंटरेक्शन से सीखते हैं। मैडम उन्हें सिखाती है ना, पोएम सिखा रही है तो एक्शंस के द्वारा सिखा रही है कि मछली जल की रानी, तो हाथों से मछली बना रही है ना, तो वो क्या है, एक्शन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड जो स्टेज आती है जब बच्चा थोड़ा सा डेवलप होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आइकॉनिक मोड आता है। तो लर्निंग अकर्स थ्रू मेंटल इमेजेस एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, की इमेजेस देख के बच्चा समझने लगा है। जैसे कि हम बच्चे को सर्कल पढ़ा रहे हैं और हम उसे एप्पल दिखा रहे हैं और एप्पल दिखा के कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट किसकी तरह लुक लाइक करता है, कैसे देखता है, तो वो मतलब इमेज से हम पढ़ा रहे हैं। या फिर हम एप्पल की इमेज दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या चीज है, तो बच्चा बताएगा कि ये एप्पल है, तो वो क्या है, आइकॉनिक मोड है, यानी इमेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन है। थर्ड जो है सिंबॉलिक मोड है, यानी लैंग्वेज बेस्ड रिप्रेजेंटेशन, जब बच्चा एक्शन से सीख लेता है, फिर उसके बाद इमेजेस से सीखता है, फिर उसके बाद वो आ जाता है लैंग्वेज पे कि कोई भी चीज है उसकी लैंग्वेज उसने पढ़ी या समझी और सीख गया। जैसे कि मैथ के क्वेश्चन, तो सोल्विंग अ मैथ इक्वेशन और अंडरस्टैंडिंग रिटन इंस्ट्रक्शंस, यानी मैथ का कोई भी सम हो, कोई भी हो, उसकी लैंग्वेज को समझना और चीजें सीख जाना। बस ये छोटा सा इसका ब्रूनर का संज्ञानात्मक वो था सिद्धांत, ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अब लास्ट थ्योरी है, लास्ट ही है, हाँ फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो जाती है। वैसे मैं नेक्स्ट भी करा दूंगी, मेरे अंदर है इतना पोटेंशियल कि मैं कंटिन्यूअसली आपकी क्लास ले सकती हूँ, लेकिन आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे इतना लंबा, बोर हो जाएंगे, है ना। बोर तो नहीं हुई। नेक्स्ट है गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, गार्डनर की थ्योरी। गार्डनर ने 8 तरह की बुद्धि की बात की है। वैसे तो 9th भी इसके अंदर ऐड हो गई है, लेकिन अब बुक्स में अभी तक नहीं ऐड हुई है। तो हार्वर्ड गार्डनर 1983 में
एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्या है? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी एक बुक थी फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके की नहीं होती, अलग अलग तरीके की बुद्धि सबके अंदर पाई जाती है। तो सो इंटेलिजेंट कैन नॉट बी व्यूड एज अ सिंगल आइडेंटिटी, यानी हम बुद्धि, वही सेम बात जो और साइकोलॉजिस्ट ने बोली है कि हम किसी एक आइडेंटिटी से या किसी एक एंटिटी से हम ये नहीं पहचान सकते कि ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्या है, होशियार होगा या इंटेलिजेंट है। तो बहुत सारी एंटिटी होती हैं, तो बहुत सारी एंटिटी में इन्होंने डिफाइन किया है 8 तरीके की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई है। की फीचर क्या है इस थ्योरी के? इन्होंने कहा है कि थ्योरी जो है मल्टीफेस्टेड होती है, इसकी कोई भी एक यूनिक एबिलिटी नहीं होती। इस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस रिलेटिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, यानी एक कोई भी इंटेलिजेंस है वो दूसरे पे इंडिपेंडेंटली डिपेंड होती है, रिलेटिव होती है। इंटेलिजेंस इंटरेक्ट एंड वर्क टुगेदर टू अलाउ इंडिविजुअल टू अडेप्ट एंड लर्न, यानी जो हमारी बुद्धि होती है, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है, वो ही हमसे इंटरेक्ट कराती है, यानी उसके द्वारा ही हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, काम कर पाते हैं, और किसी भी वातावरण में किसी भी चीज को हम अडेप्ट कर पाते हैं और सीख पाते हैं। भाई बुद्धि से ही तो सीख रहे हैं। तो इंटेलिजेंस जो है, जो बुद्धि है, वो इन्फ्लुएंस होती है बायोलॉजिकली और कल्चरली भी। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत बार हमें अपने माँ बाप से ऐसे जीन्स मिलते हैं कि बच्चा क्या है, इंटेलिजेंट होता है, और बहुत बार हमें कल्चर से मिलते हैं और बहुत बार हमें एनवायरनमेंट से भी मिलते हैं, है ना। अब कोई बच्चा नॉर्मल एवरेज बच्चा हुआ और उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए तो क्या पता वो आगे तक चला जाए, है ना। रफ कर दे, अरे हो क्यों नहीं रहा है रफ, लैपटॉप मना कर रहा है। अब है 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, पढ़ते हैं 8 तरह की बुद्धि पे इन्होंने बात की। तो पहली जो इंटेलिजेंस है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक यानी भाषाई बुद्धि। अब कोई भाषा में अच्छा होता है, अब किसी की लैंग्वेज अच्छी हो तो वो एंकरिंग कर सकता है ना, वो पोएट बन सकता है, वो राइटर बन सकता है, वो जर्नलिस्ट बन सकता है। तो एक तरीके की बुद्धि, यानी फर्स्ट जो इंटेलिजेंट है वो है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली फॉर कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, जैसे कि राइटर्स, पोएट, जर्नलिस्ट और ओरेटर। सेकेंड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी कोई किसी का दिमाग लॉजिक्स में ज्यादा चलता है, कोई लड़का या मैथ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, यानी वो अमूर्त सोच सकता है, एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, चीजों को, किसी भी प्रॉब्लम को चुटकियों में सोल्व कर सकता है। न्यूमेरिकल ऑपरेशंस, यानी कोई भी मैथ का सम आए और इजीली वो सोल्व कर लिया। तो ये किसके अंदर इस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, साइंटिस्ट के अंदर, मैथमेटिशियंस के अंदर और प्रोग्रामर्स, कोडिंग वगैरह जो करते हैं लोग। म्यूजिकल इंटेलिजेंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंट क्या है, जो साउंड पैटर्न को समझते हैं, पिच को समझते हैं, रिदम को समझते हैं, मेलोडी को समझते हैं। तो ये वाली जो बुद्धि है वो किसके अंदर पाई जाती है, म्यूजिशियन के अंदर, कंपोजर्स के अंदर, सिंगर्स के अंदर, ठीक है, जैसे कि नेहा कक्कर। मैं इसी का एग्जांपल देती हूँ, मुझे अच्छी लगती है ठीक है। बॉडीली काइनेस्थेटिक, हनी सिंह भी कह सकते हैं भाई ना, हनी सिंह हमें अच्छा नहीं लगता, वो शराब पीता है नशा करता है। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी द एबिलिटी टू कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, जो बॉडी मूवमेंट कंट्रोल कर ले, वो क्या होती है, उसके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, बॉडीली काइनेस्थेटिक होती है। जैसे कि डांसर्स होते हैं, अपनी बॉडी पे कितनी अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन वो रखते हैं, कैसे अपनी बॉडी के मूव्स को कंट्रोल करते हैं। सर्जन्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंट यानी जो विजुअलाइजेशन अच्छा करते हैं, कि इतनी सी जगह देख के दिमाग में नक्शा बना दिया, अच्छा कोई भी कितनी भी बेकार उन्हें जगह दिखा दो तो उसी में ही वो नक्शा बना देते हैं, घर का नक्शा। तो वो क्या है, स्पेशल इंटेलिजेंट, यानी चीजों को विजुअलाइज कर लेते हैं। मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इन स्पेशल एनवायरनमेंट, जैसे कि आर्किटेक्ट, ग्राफिक डिजाइनर और पायलट्स। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट जो होते हैं, यानी कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इंटरेक्ट इफेक्टिवली, यानी दूसरों को समझने की क्षमता किसी के अंदर होती है ना, जैसे सामने वाले इंसान को देख के पढ़ लिया, समझ लिया। तो ऐसे टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को देख के समझ जाते हैं, या फिर काउंसलर्स होते हैं, या फिर लीडर्स होते हैं, या फिर साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो मनोदशा यानी मन की दशा आपकी समझ लेते हैं। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट। इंट्रापर्सनल क्या होती है, कि किसी के नहीं, खुद के इमोशंस को समझना, खुद की मोटिवेशन को समझना, खुद की इनर स्टेट यानी हमारे अंदर क्या चल रहा है उस चीज को समझना। तो ये होते हैं फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट इसमें भी आ सकते हैं इंटरपर्सनल में, और इंट्रोस्पेक्टिव इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जैसे कि गुरुज होते हैं, गुरु और बाबाज आ सकते हैं, सदगुरु, ठीक है, अपनी मनोदशा को समझना। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस यानी जो नेचर से जुड़े होते हैं, नेचर से जुड़े कौन होते हैं, फार्मर,
पेड़ देख के बता देंगे अच्छा क्या बीमारी है, कितनी इसकी ग्रोथ हो चुकी है, कैसे इसमें आगे क्या होगा, क्या खाद पानी देना है, और ये जिएगा नहीं जिएगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कौन सा कीड़ा इसके अंदर लगा हुआ है। कुछ बायोलॉजिस्ट भी होते हैं, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब 9th जो है ये नई ऐड की गई है, ये अभी बुक्स में नहीं आई है, जब आगे नई बुक्स छपेंगी तो उनमें आ जाएगी, अभी तो पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं। देखो अभी आई है, अभी नियर 1998 में आई है। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस यानी जो एक तरीके से एग्जिस्ट, मतलब जो ये बाबाज लोग होते हैं कि ऋषि मुनि के अंदर जो सेंसरी होती है, ऋषि मुनि के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है, जो डीपली समझ सके, लाइफ को समझ सके, संसार को समझ सके, और जन्म मृत्यु का जो जाल है इसको समझ सके, उनके अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इंटेलिजेंस पाई जाती है। ठीक है। ओह इसकी हिंदी में करना नहीं, हाँ भाई इसकी हिंदी में करना भूल गई हूँ शायद। इसकी हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, मैंने आपको ये समझा दी है, सॉरी। अगर आप कहेंगे तो मैं कर दूंगी। इसकी हिंदी कन्वर्ट करना मैं भूल गई हूँ। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई है, और जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिए हैं नोट्स ले लेना। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दिया हुआ है 790 690 1757। और ये भी बता के जाना कि किसने लास्ट तक क्लास देखी है, कौन रुका है लास्ट तक क्लास में, और लास्ट का जो पार्ट है किसने स्किप किया है और किसने देखी है, ये बता के जरूर जाना, मुझे पता चल जाता है है ना। चलो ठीक है, बाय बाय।